हेलो दोस्तों, आई होप आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। अभी सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्लोब और उसके अक्षांश बहुत इजी है। सबसे पहले आपको अक्ष समझना होगा। अक्ष क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होती है जिसमें पृथ्वी के आगे घूर्णन घटेगा। जैसे ये अर्थ है, ये जो है दिस वन एक्स, ठीक है। ये जो घूम रही है इसको कहते हैं। तो पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है अक्ष कहलाता है। इसका झुकाव दो होते हैं, 23.5 डिग्री और 66 डिग्री, ठीक है। 66 डिग्री हाफ कोण, ठीक है। और कैसी कक्षीय समतल होता है, ठीक है। विषुवत वृत्त क्या होता है? जैसे ये अर्थ है, इसको दो बराबर भागों में बांटना। वही काल्पनिक रेखा जो अर्थ को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, विषुवत वृत्त कहलाता है। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश जैसे ये विषुवत वृत्त से लेके ये ध्रुव तक का जो ये क्या होते हैं, ये सर्कल होते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त, दिसवश ये समांतर वृत्त हैं। ये सभी समांतर वृत्त क्या कहलाता है? अक्षांश। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक अलग से मैं आपको डायग्राम बना के बेहतर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। मतलब इतने इजी वे में किसी ने समझाया भी नहीं होगा आपको, वैसे समझा दूंगा मैं। करना क्या है वो 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ उसमें। देखो करना क्या है। देखो सबसे पहले आपने एक विषुवत, एक है ना विषुवत, ठीक है। विषुवत वृत्त खींच लिया। आपको पता है कितना डिग्री का होता है यहाँ पे? ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, एक तिरछी रेखा खींचनी है। ये किसको शो कर रही है? मकर रेखा को। इसी के बगल में यहाँ पर की क्या आ गई? ये होगी आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ठीक है। अब इसके ये तो आपकी कितना होता है? 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे 66 डिग्री भी होगी ना, यहाँ पे भी 66 डिग्री ये हो गया ना। तो इसको भी आप खींच लो और यहाँ से इसको भी आप खींच लो। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? देखो मैंने तुम्हें बता रखा है, जैसे ये ध्रुवों के ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव, ये होगा आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। इतना समझ में आप लोग क्या आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको हल्का रफ कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यार। अब उसके बाद क्या, ये दिस वन ये हो जाएगा साउथ पोल। अब मैंने कहा था जैसे ये विश्व यहाँ पे ना सूरज की किरणें क्या पड़ती हैं? ऐसे लंबवत पड़ती हैं सूरज की किरणें। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हो दिस पॉइंट। तो इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दिस पॉइंट यहाँ पर। अभी देखो तो समझ में आएगा तुम्हारे को। ये जो है ये पूरा क्या है? ये पूरा है आपका ये पॉइंट, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। ये पूरा का पूरा। अब उसके बाद अगर हम बात करें, क्या ये पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पूरा है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो गर्म हो गया। इसके थोड़ा नीचे अगर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उष्ण तो रहेगा, ठीक है। तो उष्ण शीत भी रहेगा, तो ये कहलाता है शीतोष्ण। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण। ये भी शीतोष्ण कटिबंध, ये मान गए। उसके बाद अब आएगा ऊपर शीत। अब ठंडे हो जाएगी ऊपर, ठीक है, कि ध्रुवों के पास बहुत ठंडा होता है। कटिबंध, ये तो समझ में आया, ये भी शीत कटिबंध है। अब होता क्या है, यहाँ पे बस आ जाएगा, ये दक्षिण आ जाएगा, ये साउथ आ जाएगा, ये भी ऐसा आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ आ जाएगा। इतना समझ में आपके आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो बनना है, ये क्या बनना होगा बताओ? ये बन रहा है आपका नॉर्थ पोल वृत्त बनना है। ये जो से बना रहे, यहाँ पे साउथ पोल वृत्त बन गया, मतलब ऊपर लिख लो, ठीक है। ये तरह से बनो। तो आप लोग को समझ में आया नहीं आया बताओ? पहले ये वाला ये साउथ पोल हो गया व्रत। बस इतना ही करना आप लोगों ने, और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब समझ में आया नहीं आया बताओ? बिल्कुल क्लियर आया ना? बिल्कुल। अगर यहाँ पे देखो, मैंने कहा यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट पे, इसको मैं थोड़ा अलग उससे करता हूँ। इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ पर इस पे ऊपर थोड़ा कम गर्म होगा, मतलब ये शीतोष्ण होगा। शीत भी होगा, ठंडा भी होगा। यहाँ भी ठंडा और गर्म दोनों होगा, यहाँ पे शीत हो जाएगा, ठीक है। ये शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो अब आप लोग की समझ में आ गया होगा ना भाई, यही समझाना चाह रहा था आपको। अब देखें आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है देखो। अब क्या लिखा है? उष्ण कटिबंध। मैंने कहा था कर्क और मकर रेखा के बीच, कहा था दिस वन ये पॉइंट। अब ये क्या है? यहाँ कर्क है, ये मकर हो। तो इन दोनों के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य जो किरण होती है वर्ण एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पड़ती है, मतलब एक बार सिर के ऊपर पड़ती है, तो जिसके कारण यहाँ पे बहुत सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो उष्ण कटिबंधीय समझ में आया ना? कर्क और मकर रेखा के बीच में
सभी अक्षांशों पर सूर्य का जो प्रकाश होता है एक बार दोपहर में, सीधे दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पड़ता है, इसी को। अब शीतोष्ण जहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों होगा। अब उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब शीतोष्ण के लिए ये पूरा एक ही आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा उत्तर, नॉर्थ और साउथ लिख दो। तो शीतोष्ण की बात है जहाँ गर्म और ठंडा दोनों, टेम्परेचर जोन, ठीक है। अब होता है उत्तरी गोलार्ध। अब जैसे हम लोग का उत्तरी गोलार्ध ये है ना, ये तो ये यहाँ से लेके ये हो जाएगा, बस इसमें क्या हो जाएगा देखो, नॉर्थ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। दूसरा यही क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ, बस ठीक है। होता हुआ ये देखो कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत, दिस वन, ये पॉइंट होता है उत्तरी ध्रुव व्रत, 66 डिग्री ये था, उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं इसको। तो ये कर्क रेखा से कहाँ जाएगा, उत्तरी ध्रुव व्रत। ये भी क्या हो, कर्क रेखा से यहाँ से, सॉरी, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव व्रत तक, दिस वन। भाई यही समझ, ये तापमान मध्यम। शीत में ठंडा, देख फ्रीजिंग जोन आ गया ना यहाँ पे। अब इसके लिए कहाँ से कहाँ होगा, ये देखो, ये उत्तरी ध्रुव व्रत से लेके कहाँ, उत्तरी ध्रुव तक। यहाँ दक्षिणी ध्रुव व्रत से लेके कहाँ, दक्षिणी ध्रुव तक, दिस वन इम्पोर्टेंट। बस यहाँ पे 90 आ जाएगा। अत्यधिक ठंडे होता है, सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, बस सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बस आपको यहाँ पे इसको देख के लोकेट करना पड़ेगा और वो ईजी में हो जाता है, ध्यान दो आप बस। अब क्या है, अब आपका देशांतर, क्या देशांतर, लॉन्गिट्यूड। किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर की जानकारी आओ। अब क्या कह रहा हूँ, मतलब आपको देशांतर की भी आवश्यकता ही पड़ेगी, ठीक है। देशांतर होता है कैसे, देखो देशांतर दिस वन, ये है आपका, ठीक है, इस तरह से देशांतर ये, ठीक है। मतलब ये आपके गोला टाइप का बनते हैं, दिस वन। यहाँ पे ध्रुव बनेगा तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं सही से प्रॉपर बना देता हूँ। जैसे ये है एक ग्लोब, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से देशांतर इस तरह से होता है, तो ये देशांतर, तो ये पूरा मिलके इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर पॉइंट होता है, तो ये इस तरह से देशांतर बनते हैं। तो जहाँ पे कटता है वो वाला सीन होता है, ठीक है। तो अगर किसी की स्थिति जानना हो तो देशांतर के साथ अक्षांतर की भी आवश्यकता होती है। जैसे टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर, पूछा जा सकता था टोंगा द्वीप कहाँ प्रशांत, मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। मॉरिशस, अब क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि टोंगा द्वीप कहाँ है, मॉरिशस द्वीप कहाँ है, तो आप क्या जानते हैं, टोंगा द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर, मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर, एक ही अक्षांश 20 पर है। दो द्वीप थे, एक है टोंगा जो कहाँ है, प्रशांत महासागर, दिस वॉज प्रशांत महासागर इधर में, और जबकि हिंद महासागर इधर है, दिस वॉज हिंद महासागर। तो यहाँ पे टोंगा द्वीप है, ठीक है। दोनों एक ही अक्षांश हैं, लेकिन इनकी स्थिति ज्ञान की अवस्थिति हेतु देशांतर का भी ज्ञान होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे टोंगा द्वीप और एक जो मॉरिशस में द्वीप है, कौन सा है, मॉरिशस द्वीप, अच्छा, एक टोंगा द्वीप और एक मॉरिशस द्वीप जो हिंद महासागर में है, जबकि वो मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में है, टोंगा द्वीप का प्रशांत महासागर में। इनकी दोनों की क्या कहते हैं, एक ही अक्षांश पर है, ठीक है। तो 20 डिग्री है पर, लेकिन इनकी अवस्थिति हेतु देशांतर का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। अगर देशांतर की बात करते हैं, अब देशांतर की बात है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। कैसे, ये देखो, ये है ये, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है। अगर उत्तरी अगर बताया जाए देशांतर क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछा देशांतर आखिर होता क्या, तो आपको सीधे बताना है, आपका दिमाग में सीधे आना चाहिए, अच्छा देशांतर पूछा सर ने, तो हाँ, तो क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है सीधे, जो ये है ना देशांतर, ये दिस पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। इनके बीच की दूरी को, दिस वन, ये है ना, यहाँ से इनके बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, देखो अंश गया, मिनट आया, मिनट गया, सेकंड आया, ठीक है। अंश को दिस वन, ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है, ठीक है। अच्छा, अंश आपको पता है ये होता है, ठीक है, सेकंड ये होता है, मिनट ये हुआ और सेकंड 2 आएगा। तो इसका मतलब अगर कहीं पर दिस वन लिखा है ये अंश और 21 ये मिनट होता है। अब समझ में आया, बिल्कुल सही, ठीक है। देशांतर की बात करेंगे, देशांतर को अंशों में मापा जाता है, अंशों को मिनट में, मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है।
ये अर्धवृत्त होते हैं। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, आपको समझ में आ रहा है कि ये अर्धवृत्त होते हैं। इनके मध्य की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। अब जैसे देशांतर है यहाँ पर, ये है ना, अब इनके मध्य की दूरी जैसे हम लोग यहाँ पहुँचेंगे पास आएगी, ध्रुवों पर ये क्या हो जाती है, पास आती है, दिख रहा है ना। तो वही है, एक तो अर्धवृत्त होते हैं देशांतर, और इनके मध्य की दूरी जो होती है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ध्रुवों पर शून्य भी हो जाती है, मतलब यहाँ शून्य भी हो जाती है, घट भी जाती है, जहाँ सभी देशांतर यहाँ में आपस में मिल जाती है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ओ दिस वन, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। क्या एक ही समय देशांतर रेखाओं की की जो लंबाई होती है वो समान, अक्षांश की जो लंबाई होती है वो भिन्न भिन्न। अच्छा कैसे, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। अक्षांश दिस वन इस तरह से था ना, ठीक है, अलग अलग ही होगा छोटा छोटा, लेकिन यहाँ पे यहीं से तो जा रहा है, यहीं से तो जा रहा है, यहीं से तो जा रहा है, यहीं से तो पूछ सकता है किसकी जो है लंबाई समान रहती है, तो याद रखना देशांतर। उसके बाद प्रमुख याम्य उत्तर, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। ग्रीनविच प्राइम मीडियन, राजकीय वेधशाला लंदन को प्रमुख मानकर इसके पूर्व व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। किसको, राजकीय वेधशाला लंदन को प्रमुख मान लिया हम लोगों ने, प्रमुख मानकर इसके पूर्व व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। 180 डिग्री पूर्व पश्चिम देशांतर एक ही रेखा पर होता है स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी होती है, 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सर्वाधिक निकट है, तो कौन सा है कहोगे, बेरिंग। कौन सा है, बेरिंग है, ठीक है, कौन सा है, बेरिंग, बेरिंग जल डमरू, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। बेरिंग जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि कितना, मतलब 180 डिग्री, अच्छा ईस्ट और वेस्ट, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 180 डिग्री के बारे में बात कर रहे हो, कौन है ये, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें, भूलना मत, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा देशांतर व समय, अब देखते हैं, एक देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्रों का एक ही समय होता है। अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आया कि एक देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्रों का एक ही हाँ, देशांतर रेखा बराबर होती है तो सभी का एक ही समय होता है। ग्रीनविच रेखा ये मान लो 0 डिग्री, पश्चिमी और पूर्वी देशांतर, ये तो अभी पढ़ ही लिया हम लोगों ने, समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मानक समय, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देख लो कैसा है, ईस्ट देशांतर, तो 82 ये डिग्री ईस्ट देशांतर, अर्थात ग्रीनविच से 5.5 डिग्री आगे, घंटा आगे। समझ में आ गया ना, बस बहुत ईजी है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। 182 डिग्री समय गणना की, पृथ्वी 24 घंटे, देखो 24 आवर में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 आवर में कितना, 301 मिनट, 1 आवर 60, 24 घंटे 15 डिग्री, ठीक है, तो 1 आवर में 15 डिग्री घूमता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा, ठीक है, ये ध्यान दो। अच्छा ग्रीनविच में 15 डिग्री में एक आगे और पश्चिम में 1 घंटा पीछे, ठीक है, पूर्व में 1 डिग्री 1 घंटा आगे, पश्चिम में 2 चीज़ें, ग्रीनविच देखो पश्चिम और पूर्व, ठीक है, पश्चिम में प्लस, पूर्व में प्लस है तो 1 घंटा आगे, 1 आवर आगे, यहाँ 1 आवर बैक चले जाएगा, हो गया। अब क्या है, IAS 2013, अलग अलग ऋतु में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्न किस कारण से होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी का नितल अक्ष के परिक्रमा, अच्छा पृथ्वी का नित अक्ष पर परिक्रमा मतलब घूमना किससे कारण, दिन और रात। अरे दिन और रात कैसे होता है, बस वही वाला समझ में आ रहा है कि क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी कारण होता है, बस बात। अब पृथ्वी की गतियाँ देख लेते, ठीक है, देखो
अब दो टाइप की होती है, एक घूर्णन होता है, एक होता है परिक्रमण। पृथ्वी अगर अपने अक्ष में घूमे, ये पृथ्वी है, ये जो ये काल्पनिक अक्ष इसके घूमे तो ये हो जाती है घूर्णन। अगर सूर्य है इसके चारों ओर घूमे पृथ्वी तो ये प्रकीर्ण हो जाती है। एक होता है प्रदीप्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिन और रात को विभाजित करा जाता है। यहाँ अंधेरा हो जाएगा, यहाँ उजाला। दिस वॉज इम्पोर्टेंट। देखा, तिरछा बना दो, यहाँ अंधेरा यहाँ उजाला, ठीक है, समझ में आया ना। प्रदीप्त व्रत क्या होते हैं, दिन और रात को विभाजित करते हैं वाला व्रत। देखो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। अच्छा, उसके बाद क्या और देखो यहाँ पर आपको देखना है ये वाला है, ठीक है, ये चित्र प्रॉपर उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो उत्तरायण, यहाँ दक्षिणायन, ये है साउथ अन्यात, ठीक है, साउथ अन्यात वो इसमें है। यहाँ पे 21 जून आपको क्या लगता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म, ठीक है, देखो वही 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता हुआ पड़ता है। मतलब जब सबसे ज़्यादा गर्म होगा तो याद रखना कर्क रेखा पर पड़ेगा, ये तो आपको पता है ना। तो सबसे बड़ा गर्म दिन ये होता है। तो उत्तरायण, तो 21 जून याद रखना, उत्तरायण इधर साइड है, उत्तर को आयन तो कर्क, बस ठीक है। इसमें आगे क्या कह रखा है, उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा दिन और दक्षिण गोलार्ध, समझ में आया ना। क्या कहा, 21 जून सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा गर्म और मतलब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु वह सबसे बड़ा दिन, ठीक है, ठीक है। दक्षिणायन, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, मतलब ये उत्तर की तरफ यहाँ चमक रहा है, यहाँ पे दक्षिण की तरफ चमक रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 22 दिसंबर, यहाँ पे होता है 22 दिसंबर, ठीक है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इस ये मकर रेखा पर लंबवत, ठीक है, मकर रेखा पर लंबवत इधर दक्षिणायन में, ये 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ ग्रीष्म ऋतु सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध इसके विपरीत सेम है। यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु की, देखो यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे शीत ऋतु होगा ना यार, हाँ दक्षिण शीत ऋतु है, ठीक है, बिल्कुल सर। उत्तर में शीत ऋतु कह रहा हो, मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु सबसे बड़ा दिन, यहाँ उत्तर में होगा, उल्टा कर रखा बस, और उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत बस। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, देखो विषुवत, दो चीज़ें होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 और 23 2 दिन का गैप है, एक बीच में खा गया, तो मार्च और MS महेंद्र सिंह कब आया, तो 21 और 23 को महेंद्र सिंह आया। तो इसमें क्या होता है, सूर्य विषुवत पर सीधा, ठीक है, पृथ्वी दिन और रात की स्थिति बराबर। यहाँ पर 21 और 23 को क्या होता है, सीधे 21 मई मार्च और 23 सितंबर, इस दिन क्या होता है, सूर्य जो विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, ठीक है, विषुवत रेखा पर सीधा, कहाँ है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा पर सीधा पर पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है बस। अब 23 सितंबर, अब ठंड का समय, यहाँ शरद ऋतु हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ मार्च में तो बसंत ऋतु हो जाएगी, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ सितंबर में शरद, यहाँ बसंत, बस इतना याद कर लो। उत्तरी गोलार्ध में 23 को ये हो जाता है और इसमें ये हो जाता है, ठीक है। अब आता है 5वां, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ तुम्हें, वो ध्यान देना, ठीक है, जो खाली फालतू चीज़ें वो नहीं पढ़ाऊँगा। अब जैसे इसमें क्या होता है, देखो ये मैंने तुम्हें पहले समझा चुका, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं, ठीक है। भूमंडल हो गया, देखो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, जैसे ये है ना, ये भूमंडल, ये वायुमंडल, ये जलमंडल, ये जो पॉइंट है ये जीवमंडल है। मतलब तीनों चाहिए, जीव मंडल के लिए तीनों चाहिए, पड़ते मतलब भूमि भी चाहिए, वायु भी चाहिए और जल भी, तब जाके एक जीव मंडल बनता है। हो गया खत्म। विश्व सबसे बड़ा शिखर माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट है 8848 मीटर, ठीक है। और प्रशांत महासागर में एक है मेरियाना गर्त, जिसको 11,11,022 मीटर,
ये इसकी गहराई है। सबसे ज़्यादा गहरा, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर में, ये वाला है, ठीक है। 7 महाद्वीप है, आपको पता है, ठीक है। कैसे? यहाँ देखो, ये इसमें ये एशिया है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, दिस वन एशिया, ठीक है। ये यूरोप, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। अब इनका आकार के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, तो देख सकते हो आप, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है इसमें? यूरोप दिख रहा है, वो एशिया दिख रहा है ना, बस भैया। सबसे बड़ा यूरोप। पृथ्वी का कुल क्षेत्र का 1/3। अगर पृथ्वी की बात करें ये पूरा, तो उसमें यूरोप का भाग कितना? 103, 1/3। मतलब जो एशिया है 1/3 है, बस ये याद है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये कैसे पता चल रहा है? आप देख सकते हो कहाँ को है, जैसे ये है, ठीक है, ये मान लो, तो ये किस में है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल। और कर्क और भूमध्य रेखा, ओके, ठीक है। अब ये जो है कर्क रेखा से भी गुजरता है और भूमध्य रेखा से भी, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे कर्क जा रही है, यहाँ पे भूमध्य। आपको लगेगा नहीं कि यार इसमें भूमध्य रेखा जा रही, बट जाती है भाई, याद रखना। ये वाली कर्क मानो, ये भूमध्य। अब देखो थोड़ा थोड़ा तो जा रही है, ये पूरा इसमें, क्योंकि एशिया पीला पीला दिख रहा है ना, ये दिस वन एशिया। तो एशिया जो होता है वो किस किस से जाके गुजरती है यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो, ठीक है। पहली बात A1/3 है, दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ा है, तीसरी चीज़ ये किससे जाती है? मतलब वही भूमध्य से भी जाती, मकर और कर्क दोनों से निकलती है, ठीक है। देखो कर्क और भूमध्य, यार क्या ध्यान दे रहा भाई, दिस वन कर्क और भूमध्य दोनों से, ठीक है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से रखा था, दिस वन, यहाँ पे यूराल पर्वत है, जो ये जो है ये यहाँ यूरोप है ना, और ये एशिया, इसको अलग करता है। तो याद रखना, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, बस। पहली चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल आपकी, ये बताओ आ गया ना। उसके बाद देखते हैं दूसरा, यूरोप दूसरा सबसे छोटा। अच्छा यूरोप देखो दूसरा सबसे छोटा क्यों कह रहा है? दिस वॉज इम्पोर्टेंट, आप खुद ही अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हो कैसे। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया दिख गया सबसे छोटा, उसके बाद ये है यूरोप सबसे बड़ा, दिस वन पहले नंबर में, ये मान के चलो सबसे बड़ा भाई, ठीक है। दूसरा अफ्रीका है, खुद ही देख सकते हो सबसे बड़ा कितना बड़ा दिख रहा है, एशिया यहाँ तक जा रहा है, भूमध्य सागर तक जा रहा है, ठीक है, भूमध्य रेखा था। ये यूरोप, दूसरा पहला ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, छोटे में, मतलब ए लिख दूँ और बी इसका हो गया, फिर एशिया, ये तो सेम ही, चलो ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, फिर उसका यूरोप दूसरा सबसे छोटा है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये आर्कटिक वृत्त, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यूरोप जो है ऊपर साइड को सोच के बैठो, तो यहाँ से क्या होता है, आर्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट कि यूरोप से होकर गुजरता है, तो आर्कटिक वृत्त जो होता है यूरोप से होकर गुजरता है। तीनों ओर से जल से घिरा है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। ये यूरोप, यहाँ जल, यहाँ जल और यहाँ जल, तीनों ओर से यूरोप, ठीक है, तीनों ओर से जल से। अफ्रीका दूसरा बड़ा, मैंने कहा था ना, खुद ही देख सकते हो अफ्रीका कितना बड़ा है भाई साहब, ये माइंड में हाफ लोगना, ठीक है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। देखो कर्क, भूमध्य और ये तीनों मकर रेखा से होकर गुजरता है, ठीक है। मान के चलो ये तीनों रेखाएं दिख गई ना, बस यहाँ से रख लो बस। तो जो अफ्रीका है वो कौन सा देश जो है तीनों रेखा से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा है, मतलब अफ्रीका, भूमध्य, कर्क, भूमध्य और मध्य, भूमध्य, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा से गुजरता। दिस वन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान मिलता है और विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल मिलता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर, कहाँ पर? ये अफ्रीका में दो चीज़ें, सहारा, मरुस्थल। सहारा दे किसको? नील पानी को, तो सहारा भी है, सबसे बड़ा डेजर्ट भी इसमें है, और सबसे बड़ी लंबी नदी भी है, ठीक है, सबसे बड़ा गर्म है। अफ्रीका तीसरा बड़ा, उत्तरी अफ्रीका, ओके, ये तीसरा बड़ा है, ठीक है। पनामा, इस तरह से अभी देखो सबसे बड़ा क्या था? एशिया। दूसरा कौन सा था, कहीं कहोगे? अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, ये सब तीसरा है ना, पनामा जल संधि, जिससे ये दिस वॉज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे दिखा था।
ये जो जल संधि, यहाँ पनामा जल संधि है, जिसके कारण नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिले एक दूसरे से, ठीक है। दक्षिणी विषुवत और मकर रेखा से हुआ, नीचे है भाई, नीचे देखो 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 नीचे, ये विषुवत है, ये मकर है, बस बात ख़त्म। तो ये दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अमेरिका यही वाला सिग्नल है, तो विषुवत और मकर। यहाँ एंडीज और अमेजन, भाई साहब दिस वॉज अमेजन, यहाँ पर दिस वो ये लोकेट कर लो, ये एंडीज है और यहीं अमेजन नदी भी बहती है, ठीक है। दक्षिण में ही अमेजन नदी बहती है, जो सबसे बड़ी नदी है बेसिन के अनुसार, ठीक है, बेसिन के अनुसार सबसे बड़ी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता है ना, सबसे छोटा द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है, जो आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा से देखो, ये मकर रेखा हो गया, तो हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। फिर आर्कटिका, दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है, दिस वाज इम्पोर्टेंट। या दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के अंत उसमें उपस्थित है, ठीक है। यहाँ दिस वन इम्पोर्टेंट, कहाँ पर स्थायी मानव अधिवास का अभाव है, यहाँ पे मतलब मनुष्य नहीं था, यहाँ शोध कर सकते हैं हम, ठीक है। दिस वन मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री व भारती, मैत्री है यहाँ, वह दक्षिणी गंगोत्री और भारती, तीन हो गए। अब उसके बाद जलमंडल के बारे में बात करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लें यार इसको ना, पहले हटाओ, ठीक है। जलमंडल में आता है नीला ग्रह, 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल है। मतलब आपसे सीधे पूछा जाएगा कि बताइए 71% में भाग में जल है और बचा कितना है 29, वो आपका स्थल है। महासागर कितना है 97% महासागर है। बर्फ, हिमनद, भूमि, वाष्प, ठीक है, जल, बर्फ जो बर्फ से और भूमिगत जल कितना है और वाष्प कितना है, तो 0.03% है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। पीने योग्य पानी 0.03। अभी देखना, मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाऊंगा कैसे होता है, वो चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अगर महासागर की बात करते हैं, देखो महासागर आपको पता है क्या क्या कितने होते हैं, ठीक है। महासागर आपको पता है कितने हैं, पता है 5 है ना। प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, और आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक। अब देखो क्या है, प्रशांत महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग लगभग वृत्ताकार और मेरियाना गर्त, ठीक है। क्या लिखा है, प्रशांत महासागर की बात करते हैं, दो चीज़ ये तो आपको पता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और पृथ्वी का 1/3 भाग, मतलब जितना एशिया का था ना उतना ही भाग प्रशांत महासागर है, ठीक है। और लगभग ये वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर के बारे में आपको 3 चीज़ें बताई, वृत्ताकार है 1/3 भाग और मेरियाना गर्त, बस। फिर है अटलांटिक महासागर, दूसरा बड़ा, मतलब प्रशांत के बाद अटलांटिक, ठीक है। प्रशांत है आपका किसके वे में आ रहा है, आपका वृत्ताकार, जबकि ये एस दंतु रित तटरेखा, प्राकृतिक पोताश्रय और बंदरगाह। यहाँ पे अटलांटिक में क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक पोताश्रय और बंदरगाह, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त व्यापार महासागर। यहाँ पर अटलांटिक महासागर जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर में से गिना जाता है, या किसके व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त है। हिंदी महासागर, सीधी बात है, हिंद को आएगा तो त्रिभुज बना देना, और यह भारत के नाम पर बना। दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर, बस। दक्षिणी महासागर की अगर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर की बात करेंगे तो वो कौन है, दक्षिणी महासागर, ठीक है। और उसके बाद आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव व्रत पर स्थित, मैंने कहा था ना ऊपर है। बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है, विश्व से बेरिंग जल संधि, ठीक है, यहाँ प्रशांत महासागर यहाँ पे जुड़ा पड़ा है, दिस वाज, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया। अगर मैं प्रशांत की बात करूँ, पहले नाम बताओ महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और लास्ट आर्कटिक। प्रशांत, मेरियाना,
और शेप इसका कैसा होता है आपका वृत्ताकार और 1/3। अटलांटिक महासागर के बारे में बात करोगे तो अटलांटिक महासागर देखो सबसे पहले व्यस्त है, दूसरा सबसे बड़ा ऐसा आकार का है, प्राकृतिक पोताश्रय और बंदरगाह, दंतुरित तट रेखा है, ठीक है, दंतु दांत की तरह से। हिंद महासागर नाम से है, त्रिभुज के आकार का है। दक्षिणी महासागर अगर बात करेंगे तो अटलांटिका महाद्वीप के चारों ओर, ठीक है, अटलांटिका महाद्वीप के चारों ओर। आर्कटिक पूछेंगे तो उत्तरी ध्रुव व्रत में, ठीक है, सबसे पहले उत्तरी ध्रुव व्रत जो उसमें देखा था ना, वहाँ पर बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल की बात करें, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को घटकों, तापमान आदि के आधार पर 5 परतों में आपको बांटा गया है। पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल। आपको याद होना चाहिए क्षोभ मंडल, समताप, पहले देखो क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल, ठीक है, इसको वायुमंडल भी कहते हैं, ठीक है। ऊंचाई के हिसाब से घनत्व और तापमान में कमी आती है। पहाड़ों पर पर्वतारोही को सांस लेने में कठिनाई, वो तो सीधी बात है, ठीक है। यहाँ पर क्षोभ मंडल में क्या ये उड़ते हैं जहाज, यहाँ पर ओजोन परत के बारे में बात करें, यहाँ पर रॉकेट के बारे में बात करें, यहाँ पर उल्का पिंड आते हैं, ये तो बाहर पे, बस ख़त्म। अब उसके बाद है पृथ्वी के प्रमुख स्थापत्य, ठीक है, थोड़ा इसको मैं रफ कर लूँ, ओके। थोड़ा ना इसको हम लोग कितना ख़त्म करते हैं, आज ऐसा करते हैं, देखो, हाँ ठीक है, अभी तो ज़्यादा बचा है नहीं, इसको हम ख़त्म कर लें, ठीक है, इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला ख़त्म कर ले चैप्टर। अब पृथ्वी के स्थल मंडल, ठीक है, पृथ्वी पठार मैदान, पर्वत पठार मैदान आदि पृथ्वी पर लगातार होने वाली गतियों व बलों का परिणाम है, ठीक है। पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में करते, ठीक है, किसके बारे में, पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या लिखा पड़ा है, देखो, पर्वत पठार मैदान आदि पृथ्वी पर लगातार होने वाली गतियों व बलों का परिणाम है, ठीक है, किसका, गतियों और उसका परिणाम है। अब उसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में, देखो, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, पर्वत पठार मैदान, इन तीनों के बाद पृथ्वी पर लगातार होने वाली गतियों के बलों का परिणाम है। पहाड़ी की बात करेंगे, सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंचा उठा हुआ पहाड़ी का होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये हम लोग चल रहे हैं, ये ऊंचा हुआ पठार, तो ये वाला पहाड़ी हुआ, तो ये सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंचा उठा। पर्वत की बात करेंगे, अब पर्वत क्या होता है, 600 मीटर प्लस पहाड़ी, ठीक है। पहले बात तो जब पर्वत की बात करेंगे तो ये 600 मीटर होगा, मान के चलो, इसके ऊपर जो आएगा वो होता है आपका पर्वत, ठीक है। पहाड़ी के लिए 600 मीटर प्लस पर्वत। स्थल मंडल दो जल राशि को अलग करता है तथा दो स्थल, अबे यार स्थल संधि कह रहा ना, स्थल संधि का मतलब होगा दो स्थलों को जोड़ेगा तो दो जल राशि को अलग करेगा। जल दो स्थलों को अलग करता है और दो जल राशियों को जोड़ने का काम करता है। अपर्दन स्थल को अपने अक्ष पर, अपर्दन क्या होता है, स्थल का अपने अक्ष, और दिस वन, अपर्दन का मतलब टूटना, जब स्थल मतलब वो है वो अपने अक्ष पर टूट जाती है, अपने स्थान पर टूट जाती है। निक्षेपण, जमाव, मतलब क्या होता है, जमाव, जमना। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंतोष्ठ और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत क्या होंगे, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, ठीक है, यूराल पर्वत, अरावली पर्वत और अप्पीस, 3 तो ए आ गए इसमें, ठीक है, ए, क्यू और हिमालय और वाई, बस। तो क्या क्या हो गया, आल्पस हो गया, एक ए हो गया, अरावली हो गया, दूसरा ए हो गया, और एक अप्पीसन, ये कौन सा पर्वत होता है, वलित, हिमालय और यूराल पर्वत। भ्रंतोष्ठ ये होता है, जैसे ये देखो, ओस्ट मतलब ये ऊपर उठा हुआ इस तरह से, और यहाँ पे ऊपर को उठा हुआ, ठीक है। राइन व वासेस पर्वत जो यूरोप में,
ठीक है। ये भ्रंतोष के उदाहरण मान के चलो। मतलब ये होता है हार्ट्स, गड्ढा की तरफ खड़े होना, तो हॉर्स हो जाता है। यहाँ पे उत्खंड भ्रंश क्या होता है, द्रोणी बनाता है जो, ठीक है। अभी बताऊँगा द्रोणी क्या होता है। तो ये देख लो, ये द्रोणी बनाता है। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद बात कर जिसके लिए एग्जाम्पल राइन घाटी और वासजेस पर्वत, ये कहाँ यूरोप में। पूछ सकता है राइन घाटी क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे राइन घाटी है, यूरोप। और वासजेस ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी, सीधी बात है, ज्वालामुखी के लिए आता है माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फ्यूजिमा जापान, दिस वॉज किलिमंजारो और फ्यूजिमा जो जापान में है और अफ्रीका, ठीक हो गया। देखो भ्रंतोष्ठ इस तरह से, उत्खनन भ्रंश और द्रोणिका भ्रंश। अब उसके बाद आपको आगे ध्यान देना, देखो क्या पठार क्या होता है, मैंने ही बताया, उठी हुई वो सपाट भूमि, ऊपरी भाग मेज के समान, दिस वन ये उठी हुई, ये सपाट भूमि, ये दिस वन पठार, ये हो गया, ठीक है। भले तिरछा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो पठार का था, पहली बार उठी भूमि होगी, ठीक है, और सपाट भूमि होगी, ऊपरी भाग मेज की तरह सपाट होगा, ठीक है, पठार में। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, दिस वॉज, मतलब जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, खनिजों से भरपूर, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। ये क्या होते हैं, खनिजों से भरपूर। जैसे अफ्रीका पठार, अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ सोना व हीरा। छोटा नागपुर का पठार जो भारत में, वहाँ लोहा, कोयला, मैग्नीज, ठीक है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। हर चीज़ का एक वो होता है करने का तरीका, ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। पठारों में खनिज पाए जाते हैं। अगर खनिजों की बात करेंगे तो आपको याद है ना अफ्रीका का पठार, अफ्रीका का जो पठार है वहाँ पर आपको सोना और चांदी मिलता है। अफ्रीका में सोना और हीरा मिलेगा भाई, अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ खदान से सोना और हीरा मिलेगा। उसके बाद आता है दक्कन का पठार जो कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सॉरी, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, इंडिया, जहाँ से छोटा नागपुर जो लोहा, कोयला और मैग्नीज, लोहा और कोयला और मैग्नीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें किसके बारे में, पठार, जलप्रपात, भारत, छोटा नागपुर, वो तो हो गया। छोटा नागपुर भारत में कम मिलता है, जैसे लोहा मिल गया या फिर मैग्नीज मिल गया या फिर वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, कोयला। जोंग जलप्रपात, शरावती नदी करांड, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, पूछ सकता है। जोंग जलप्रपात है कहाँ है, शरावती नदी पे, कहाँ, कर्नाटक में, दिस वन। मैदान नदियों द्वारा निर्मित होता है, भारत और चीन, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। भारत में सिंधु किससे मैदान होता है, सिंधु के बाद गंगा, अभी आएगा सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, आगे वाले चैप्टर में आएगा, इनके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। चीन क्या है, दिस वॉज यांगत्से नदी कहाँ है, चीन में, ठीक है। क्या है, यांगत्से नदी कहाँ है, चीन में, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। स्थल, रूप व लोग, प्रकृति व मानव अधिवास, जहाँ पे लोग रहते हैं उसके बारे में बात करें। सामाजिक, आर्थिक क्या है, पारितंत्र, रस्सी से बने पुल, अरुणाचल प्रदेश, दिस वॉज, रस्सी से बने पुल कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, रस्सी से बने पुल, अरुणाचल प्रदेश। जीवित जड़ों से निर्मित पुल, मेघालय, भाई साहब, जीवित जड़ों से निर्मित कह रहा हो, मेघालय में। अब दिस वॉज इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना ही पड़ेगा। दिस वॉज, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इधर यहाँ साइड को ये रॉकी है, नॉर्थ, कुत्ता यहाँ है, ठीक है, कुत्ता मान के चलो यहाँ है, ठीक है। और अब, ठीक है, अब कुत्ते को अप करो, ठीक है, तो अब वहाँ पे कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में अपलिसन, मतलब कुत्ते, तो वहाँ पे क्या है, रॉकी है, उसको अप करना है, तो अपलिसन, ठीक है, पर्वत। फिर आता है साउथ, यहाँ चलो अमेज़न नदी का तो मेरे को पता ही है, लेकिन यहाँ पे एंडीज, यहाँ पे आएगा ए और अमेज़न, यहाँ ए का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, अमेज़न और एंडीज, ठीक है, ये आ जाता है साउथ में, अमेज़न और एंडीज साउथ में आता है। ऊपर क्या आता है, मैंने कहा था रॉकी, ऊपर कुत्ता ही आएगा, ऊपर में कुत्ता है और उधर साइड को अपलिसन है, ठीक हो गया।
ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे, ठीक है। यहाँ मैंने कहा था राइन घाटी, वासजेस, एटलस पर्वत इधर है, ठीक है, सहारा देने के लिए इसको आएगा, और नील नदी, और यहाँ माउंट किलिमंजारो। 3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ कहाँ पे, ये आपका अफ्रीका में, अफ्रीका में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बीच में सहारा देने के लिए आएंगे। क्यों अफ्रीका में ही तो है, नील नदी भी अफ्रीका में है, और दूसरा वहीं पर सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका में ही है, बीच में आ जाएगा सहारा मरुस्थल देने के लिए, नील नदी यहीं है, और एटलस का पर्वत इधर है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया ही है। तंजानिया का है, अफ्रीका में है, तो वहीं पर ही तो होगा। तो याद रखना क्या जो मैंने बोला है, राइन, वो अभी राइन की निकली सबसे पहले यहाँ किसमें, अफ्रीका में देखो सहारा भी देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एटलस पर्वत है, एटलस हमने पढ़ा था वहीं है, और फिर उसके बाद अफ्रीका, उधर नील नदी है, और उसके बाद नीचे साइड पे किलिमंजारो जो तंजानिया में, माउंट किलिमंजारो, इसको किलिमंजारो, यहाँ पे ये नील, ये एटलस की पूरा शहर है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे देखना पड़ेगा। अब ये आएगा यूरोप। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ये यूराल पर्वत जो दिख रहा था ना, ये मैंने कहा ना यूरोप और अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। तो यूरोप में क्या क्या है देख लेते हैं, चलो। राइन घाटी, ठीक है, राइन घाटी का है, यूरोप में राइन घाटी है, और वासजेल पर्वत यहीं है, ठीक है, और अल्पस यहीं है, ठीक है, अल्पस भी यहीं है। यूरोप में 3 चीज़ें याद रखना, एक तो यूराल पर्वत हो गया, दूसरा राइन घाटी याद रखना, वासजेस और आल्पस, ठीक है, आल्पस। बस 3 से 4 चीज़ें आपको याद रखनी हो जाएगा आपका, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। यूरोप की बात करेंगे, चलो। यूरोप में आएगा राइन घाटी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा यूराल पर्वत, आल्पस, वासजेस पर्वत, ठीक है, ओके सर। उसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हम लोग को क्या करना है, अफ्रीका में सहारा देना है, तो सहारे के लिए आ जाता है ये एटलस पर्वत, माउंट किलिमंजारो। अच्छा, यहाँ पर यांगत्से नदी मैंने बताया चीन में, तिब्बत का पठार भारत में, हिमालय भारत में, फुजीयामा कहाँ पे, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ये जापान है। आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। राइन है, आल्पस, वासजेस पर्वत याद रखना बस, सबसे पहली बात वासजेस पर्वत कहाँ याद, समझ में आया, बिल्कुल सर। देखो अब एक बार ना इसको हम दिमाग में छापते हैं। अगर रॉकी बात के, कुत्ता कहाँ है सबसे ऊपर, नॉर्थ अमेरिका, उसके साथ अपलिसन है, ठीक है, हो गया। नीचे क्या आया, नीचे तो भैया एंडीज नहीं, नीचे क्या आया था, नीचे था आपका एंडीज, और उसका अमेज़न, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में 3 सहारा देना पड़ा, सहारा नील नदी इधर को है, और किलिमंजारो वहीं है तंजानिया, और रॉकी नहीं वो तो वहाँ गया, एटलस पर्वत इधर है, क्या है, एटलस इधर है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अब आएंगे आप यूरोप में, वहाँ राइन, वासजेस, ऊपर ही है राइन, सबसे पहले टॉप में आएगा, देखो टॉप में राइन है, वासजेस इधर है, यूराल पर्वत इधर है, अपलिसन इधर है, इधर किसके वासजेन के, एक ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ, ठीक है, ये ध्यान दें। उसके बाद आएगा आपका क्या है, हाँ एशिया में यहाँ पे यांगत्से, जैसे यांगत्से, ठीक है, यांगत्से उधर आ गया, तिब्बत का पठार, हिमालय, और फ्यूजियाम, ये आपका जापान। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, अब समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ही बताना है, आगे आपको पता ही क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब आज 7th चैप्टर, ये भी इजी है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड की बात नहीं। तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कितना किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर, पहली बात। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, मैंने बोला था उत्तर से दक्षिण मतलब दिस वन, 3200, यहाँ 2900, बस, ठीक है, 29 और 32 का यहाँ पे खेल चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये मैंने पहले बता चुका हूँ भले ही, ये देखो 68 60 97 ईस्ट,
ठीक है, 97 और 25, 68 60 था, 97 25, यहाँ पे 8 और 4 था, यहाँ 37 है, 8 और 4 37, ठीक है, 8 4 37 हो गया, 8 और 4 37 नॉर्थ, ठीक है। जबकि यहाँ 68 और 7 था, मैंने कहा था पहले एक 68 और 7 था, फिर 97 है ना, 97 और 25 हो गया, वो भी ईस्ट है, सब ईस्ट ईस्ट, 2 नॉर्थ हैं, नॉर्थ का समझ में आ रहा है ना। 68 8 और 4 है और 37 और 6 है, ठीक है। यहाँ 68 और 7 हो गया, ठीक है, 68 और 7 हो गया, 68 7 37 और 6, ठीक है, 97 और, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है। अब उसके बाद ये भी याद होगा, 29 जो है ये है 29, 25 ही है, 3200 ये 29 ही है, समझ में आया ना। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है आपको पता है, गुजरात, राजस्थान, फिर मैं MP, फिर जाऊँगा छत्तीसगढ़, फिर रांची, फिर कोलकाता, फिर त्रिपुरा, फिर आइजोल, मतलब मणिपुर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं जाऊँगा सबसे पहले कहाँ, गुजरात, राजस्थान चलें, पहले मैं जाऊँ गुजरात, फिर जाऊँगा राजस्थान, फिर थोड़ा ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा दिमाग से लगाना पड़ेगा। सबसे पहले गुजरात, फिर थोड़ा मैं राजस्थान की तरफ से, फिर मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ क्या, मध्य प्रदेश निकल लेता हूँ, फिर मैं सीधे जाऊँगा थोड़ा नीचे छत्तीसगढ़, फिर मैं जाऊँगा झारखंड, फिर मैं जाऊँगा कोलकाता, फिर मैं जाऊँगा त्रिपुरा, फिर मैं जाऊँगा मिजोरम। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये पूछा जाता है कि भैया कर्क रेखा कितनों से होकर, 8 देश 8 राज्यों से होकर जाती है, तो उनके नाम आपको याद होने, कैसे याद हो वो बता रहा हूँ। दिस वॉज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो 23 है ना, यहाँ है गुजरात, ठीक है, मैंने जी से गया स्थान, राजस्थान ही है, राजस्थान के बाद आपको पता है मध्य प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड दिखता है, झारखंड के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद आपको कोलकाता सीधे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। और जो इनके ब्रैकेट में लिखा है ना, तो ये क्या है, गुजरात के गांधीनगर से, राजस्थान के जयपुर से, भोपाल, रायपुर मतलब वही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की रांची, कोलकाता की पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा की अगरतला, और वहाँ का मिजोरम का, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सही। तो याद रखोगे कैसे, पहले कहाँ से निकलती, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर नीचे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड, 36 के बाद झारखंड, झारखंड के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद ऊपर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। भारत के भौगोलिक, अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। भौगोलिक विभाजन, पहले प्रायद्वीप क्या होता है, तीनों तरफ से जल से घिराव, सीधी बात है। जलोढ़ निक्षेपण क्या होता है, देखते हैं। जलोढ़ ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, ठीक है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में, सहायक नदी का मतलब क्या होता है, कोई भी नदी जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल जाती तथा अपने जल को मुख्य नदी में, सहायक नदी होती है एक ऐसी नदी जो कहीं से भी आकर अपने जल को मुख्य नदी में मिला देगी, वो सहायक नदी, ठीक है। भारत का भौगोलिक विभाजन, अब देखो ये 3 से 4 चीज़ें हैं। पहले होगा नॉर्थ, ठीक है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय की बात आई। तो दूसरा क्या होगा, नॉर्थ मैदान, देखो सिंधु, गंगा और मैंने कहा था ब्रह्मपुत्र। फिर तटीय, तट के पास ये जो तट है, फिर महामरुस्थल जो मरुस्थल आएगा, फिर पश्चिमी यहाँ पे और पूर्वी घाट, फिर द्वीप आएंगे, फिर दक्षिणी पठार आएंगे, ठीक है, फिर आएंगे दक्षिणी पठार। तो 7 जो है वो अभी दिख जाएगा आपको सबके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए बस आप ध्यान दो। जलोढ़ क्या होता है, ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेपण क्या होता है, नदी द्वारा लाए गए बहुत ज़्यादा महीन कण होते हैं, मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है, एक नदी जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल जाती तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती, वही कराती। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा बना है, सुंदरवन का डेल्टा। देखो सुंदरवन का डेल्टा कैसे बनता है, कौन कौन, सुंदरवन का डेल्टा जो ये दिस वन को, सुंदरवन का डेल्टा जो होता है कहा जाता है किसको, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। डेल्टा स्थल वह भाग हो जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना।
मुहाना जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। अच्छा, मुहाना कैसे होगा, देखो अब जैसे ये है समुद्र, ठीक है, ये नदी आ रही है, ये नदी का मुहाना, देखो यहाँ पे इसने कहाँ समुद्र में प्रवेश कर दिया, तो ये मुहाना होगा। जहाँ नदी जो होती है समुद्र में प्रवेश करती है, मुहाना होगा। बस हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अभी आ जाएगा, ठीक है, ये सब अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे। अभी खाली आप इसको समझो कि भाग कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। हिमालय का भाग कौन सा होता है, गंगा यमुना कौन सा, तटीय मैदान कौन से होते हैं, मरुस्थल, देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। पर्वत होंगे, मैदान होंगे, उस मैदान किससे बनेंगे, नदियों से बनेंगे, ठीक है। फिर तटीय मैदान होंगे, आपको पता है। महान मरुस्थल होगा, मरुस्थल भी पड़ा इसमें। पूर्व पश्चिमी घाट दो ये वाले ये, ठीक है। फिर द्वीप आपको पता ही है, दक्षिणी पठार, प्रायद्वीपीय पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी हो गया। अब 8वां आपका आ गया चैप्टर, इसके बाद आपका ख़त्म हो गया भैया, ये चैप्टर लास्ट है। इसके बाद 7th आ जाएगी बुक, ठीक है। ये मैं रफ कर ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपका ख़त्म हो गया। और ना ये ध्यान से समझो उन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किसी को, क्योंकि एनसीईआरटी आपको समझना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत मतलब अति इंपॉर्टेंट बुक में से एक होती है एनसीईआरटी, अगर तुम करना चाहो। भारत की जलवायु, वनस्पति और उसके वन्य जलवायु के किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई औसत मौसम की औसत दशा, 20 वर्ष से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या कहलाता है, याद रखना, जलवायु। भारत की जलवायु, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु, ठीक है। पर्वतों का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, पवनों का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। क्या कह रहा हो, पवनों का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। क्या बोला मैंने, कि पवनों का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता ही होता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी व उच्चावत पर निर्भर करती है। अच्छा, जलवायु जो होती है किन किन चीज़ों पर करती है, हाइट, समुद्र से दूरी और उच्चावच, ठीक है। ये याद रखना, किन किन चीज़ों पे याद रखो भाई, किन किन चीज़ों पे वो करती है ऊंचाई, बताओ किन किन चीज़ों पे भाई, सोचो। देखा है, किसी भी स्थान पर जलवायु उसकी स्थिति, इसकी स्थिति कैसी है, ठीक है, और ऊंचाई क्या है उसकी, और समुद्र से दूरी व उच्चावत पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, मुंबई, कोलकाता। अच्छा, अब रुको, अब ये तुम्हारी समझ में आया नहीं है, बताना कैसे, क्या लिखा है, तटीय क्षेत्र। अब ये है, ठीक है, ये सब कोलकाता, मुंबई इधर ही तो आएंगे ना तटीय क्षेत्र में, तो याद रखना मध्यम और सम जलवायु, ठीक है। मुंबई और कोलकाता समझ में आ गया ना, बिल्कुल से। राजस्थान, मरुस्थल, राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, गर्म मरुस्थल, दिस वन यहाँ पे आएगा नहीं, राजस्थान, तो यहीं पर तो राजस्थान में तो जैसलमेर और ये बात। ऊंचाई पर स्थिति की बात करेंगे, तो पहले बोला तटी, ठीक है, स्थिति उसकी तटी मान ली। फिर ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, समुद्र से दूरी, देखो तट आ गया ना, स्थिति जलवायु मान ले। ऊंचाई पर स्थित ट्रांस, कारगिल, लद्दाख, अच्छा ठंडी जलवायु। अत्यधिक वर्षा, चेरापूंजी और मासिकम। प्राकृतिक वनस्पति जो मानव की सहायता के बिना उपजते हैं, जो मानव की सहायता के बिना उपजते हैं, प्राकृतिक। भारत में प्राकृतिक वनस्पति उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण भाई साहब, जहाँ 200 से प्लस वर्षा होती है, घने वितान, प्रकाश जमीन पर नहीं पड़ता, ठीक है। ये है मान के चलो वन, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं, यहाँ पे अब पेड़ ही पेड़ हो तो प्रकाश जो होगा वो धरती पे नहीं पहुँच पाएगा। सदाबहार वन होंगे, पत्तियाँ अलग अलग मौसम में गिराती हैं, चौड़ी पत्ती वर्षा वन, पत्ती वाले वर्षा वन, प्रमुख मोहगनी, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, कहाँ है, मोहगनी, गन लगाएंगे, एबोनी और रोडवुड, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, महोगनी, एबोनी, मतलब बोनी, तो ए लगा लो, महोगनी, बोनी, और लास्ट क्या है, रोडवुड, ठीक है। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, मैंने कहा ना पश्चिमी घाट, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत हुई, इसलिए वहाँ पे अंडमान निकोबार, समझ में आया, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार, ओके। अब उसके बाद उष्ण का पतझड़ आएगा, समझ में आना, मोहगनी, फिर बोनी,
और बोनी और रोड पे वुड लगा दो लकड़ी के पास। उष्ण कटिबंधीय, जब पतझड़ की बात आएगी वो वर्षावन थे 200 प्लस वर्षा होनी चाहिए। मानसूनी वंश, पतझड़ मानसून के तौर पे आएंगे मानसूनी। प्रमुख साल, दिस वन साल हो गया, सागवन, नीम और पीपल, दिस वन इम्पोर्टेंट, ठीक है। कैसे? साल, सागवान, नीम और पीपल, ठीक है। नीम हाँ वो भी करते हैं, ठीक है। पतझड़, नीम के पत्ते देखे मैंने, हाँ ठीक है। पीपल देखे, हाँ। सागवान नहीं देखा, ठीक है। क्षेत्र मध्य भारत, मध्य मतलब समझ में आ रहा है जो ये भारत के बीच में दिस पॉइंट है मध्य भारत, एमपी, यूपी, ऊपर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। कटीली झाड़ियाँ, वनस्पति वही है, कैक्टल, खैर, बबूल और कीकर। कीकर क्या है, कन्फ्यूज़न करने के लिए पूछता है। बबूल तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, और खैर भी नहीं पता। कैक्टस तुम्हें पता है कटीली झाड़ियाँ होंगी, तो कैक्टस तो पता चल गया, खैर पता नहीं था। बबूल ये भी पता है, चलो वही कटीलिया होता है। और कीकर देखते हैं। ये भी क्षेत्र शुष्क, राजस्थान, हरियाणा, मतलब दिस वन ये होगा इधर साइड को राजस्थान, दिस वन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कहाँ पे? कटीली झाड़ियाँ तो खैर, कैक्टस, बबूल और कीकर। पर्वतीय वनस्पति, समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई और से 2500। भाई पर्वतीय के लिए पर्वत आ गया तो इतना दिखा दिया। चीड़ और पाइन और देवदार। जहाँ शंकुधारी वन की बात करेंगे, शंकुधारी वृक्ष कहाँ आते हैं? पर्वतीय, जो पर्वतीय वनस्पति होते हैं, 1500 से लेके 2500 लेके, ठीक है। और इसमें शंकुधारी वन आते हैं जिसमें चीड़ आता है और पाइन और देवदार। क्या? चीड़, पाइन, देवदार। मैंग्रोव, पश्चिम बंगाल, दिस वॉज इन सुंदरवन, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। कहाँ? सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ? सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वन्य प्राणी, मैंग्रोव याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार बोल चुका हूँ उसको। अंडमान निकोबार याद रखना, द्वीप समूह, और सुंदरवन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वन्य प्राणी, प्रतिवर्ष अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह। इस बार वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता? अक्टूबर के पहले। प्रवासी पक्षी, साइबेरियन क्रेन, ये तो इम्पोर्टेंट है। स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, ये भी पढ़ा था मैंने। पिनटेल बतख, ये पढ़ा नहीं। पेलिकन, देखो सबसे पहले जो प्रवासी हैं, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, पेलिकन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो और पिनटेन बतख, ठीक है। चलिए, ये मेरे चैप्टर आज ख़त्म हो गए हैं। क्लास 6 आपकी फिनिश। और आप आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, बाय बाय।